Assalamu alaikum dear students. So I'm here with a very new chapter, that's work power energy for your KHRBP 2020 जो आपका टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, जिसका टेस्ट हो गया, एक दूसरा आने वाला है। तो उसके लिए जो हमने चैप्टर अब आपके सिलेबस के हिसाब से आज हमने जो चैप्टर लिया है दैट वर्क पावर एनर्जी। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए जो वर्क पावर एनर्जी का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक ऐसा टूल है जिसको आप कहते हैं दैट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा टूल है जिस थ्योरम को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हो तो आप इस थ्योरम को किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विद यू पीपल दैट लाइज इन वर्क पावर एनर्जी, व्हाट वी कॉल एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो उस टूल को ख्याल में रखते हुए मैंने इस वर्क पावर एनर्जी को ऐसे डिजाइन किया है कि जितने भी क्वेश्चंस वर्क पावर एनर्जी बेस्ड आपके फिजिक्स में, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, जितने भी चैप्टर्स है आपके पास, जो भी चैप्टर्स है जहां पे ये टूल यूज हो सकता है, उनमें आप इसको फिर आराम से यूज कर सकते हो। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल एंड इस चैप्टर में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जैसे इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस का आइडिया है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन का और फोर्स कैसे निकाला जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का एक प्रिंसिपल है, इसमें इक्विलिब्रियम बेस्ड चीज़ें हैं जो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको यहाँ सीख गए तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो फिजिक्स में, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं वहाँ, या आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो अगर आप यहाँ सीख गए तो वहाँ के लिए जो है ये हेल्पफुल बनेगा। सो अगर आप यहाँ पढ़ते तो मतलब 3-4 चैप्टर्स का काम जो है हो सकता है, बट इफ यू आर हैविंग दैट कंसेप्चुअल व्यू ऑन दैट थिंग, सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड मैंने इस सीरीज को डिजाइन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, force of this Newton acts on a particle such that it displaces it from here to here, calculate work done। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, मगर इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है वर्क पावर एनर्जी में, तो उसमें मैं आपको बोल दूं, या मैं इसको, चलिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं यहाँ पे। देखिए वर्क पावर एनर्जी में जो कंसेप्ट वर्क का है दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, force dot displacement, that's dot product of force and displacement gives us work done in case of work power energy, but this formula is valid only when force is constant। so force here is constant। अगर force constant है, अगर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहता है न्यूमेरिकल में, तब जाके आप एफ डॉट एस यूज कर सकते हैं, या जिसको आप कहते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वेयर theta is angle between force and displacement vector। so in this way you can calculate the work done, but the condition is that force should be constant। then another thing is that if force is variable, तो variable forces में हम फिर work done कैसे calculate करते हैं वो हमारे जो इस सीरीज में जो क्वेश्चंस है उनमें आपको पता चलेगा। वेरिएबल फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल किया जाता है, फिलहाल जो मेरा अभी का कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन constant force। so we are having a force of this, so its magnitude is constant, so it's a constant force acts on a particle such that it displaces it from this to a point this to a point this। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट B, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है 0 1 कामा इट्स 2 हियर, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं इट्स 2 कामा 3 comma 4, these are the coordinates। so we have to calculate the work done if this force displaces the particle from position A to position B। तो अगर हमें ये position A to position B का जो वेक्टर निकालना है, so let us consider that vector is S here। तो वो वेक्टर कितना है, तो सिंपल तरीका है, आपने पढ़ा होगा, दिस इज वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता है, दैट x में से x अपर कोऑर्डिनेट में से लोअर कोऑर्डिनेट, 2 - 0 is 2i cap, then it is 3 - 1 it is plus, है ना, 3 - 1 it's 2j cap, then it is 4 - 2 again plus 2k cap। so this is your displacement vector। अब by simple dot product that work is equal to f dot s, f dot s you can calculate the work। हम f का इक्वेशन तो दिया है आपको, it is 2i cap, then it is plus 3j cap। इसका हम डॉट करते हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, it's 2i cap plus 2j cap plus 2k cap। देखिए i का i के साथ होगा, it's 2 2 4 here, i dot i is 1 plus j का j के साथ 2 3 6, k का होगा ही नहीं, so w is equal 10 joule is the work done here। very simple and basic question, तो आंसर शुड बी 10 जूल। तो ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, मगर इसमें ये कंडीशन आपने सीखी कि फोर्स इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर फोर्स का न्यूमेरिकल में कांस्टेंट वैल्यू है देन यू कैन सिंपली गो फॉर एफ डॉट एस, जिससे आप वर्क डन निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन सेकंड में जाने से पहले, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वो चीजें जो मैंने इस सीरीज में ऐड की है, और अगर आपको ये चीजें समझ आती है तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं,
वर्क पावर एनर्जी में बाकी चैप्टर जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, हर जगह फ्रिक्शन, हर जगह आप इस कंसेप्ट को फिर यूज कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज दैट वर्क डन बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम आगे भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, मगर यहां से आप वर्क एनर्जी थ्योरम को एज अ टूल लेके कैसे चलोगे टू कैलकुलेट वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है टू कैलकुलेट दैट वर्क डन इन डिफरेंट केसेस। तो उसके लिए जो है आपको पता होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट दैट सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन फिजिक्स इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता होता है फिजिक्स में दैट वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है आपका, वो कहता है that work done by all forces in physics, work done by all forces in physics, that is summation of work done by all forces in physics is equal change in kinetic energy, that's final kinetic energy minus initial kinetic energy. It can be proved, मगर हम entrance पढ़ा रहे हैं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, 11th में प्रूव करते हैं। So summation of work done by all forces इन फिजिक्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो समेशन ऑफ वर्क डन जो है, इसका कंसेप्ट मैं आगे लूंगा जहां पे मुझे एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाना है। फिलहाल मैं वर्क डन प्रोसेस के लिए कि समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आप कैसे न्यूमेरिकल्स वर्क डन के सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर दिस थिंग इन डिटेल आगे, और वो इससे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिलहाल देखिए, जब भी आप यूज करेंगे इसको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज समेशन ऑफ वर्क डन बाय all forces in physics equal change in kinetic energy। अगर आपसे कोई पूछे what do you mean by all forces in physics, that is work done by an external agent, work done by a non-conservative force, work done by a non-conservative as well as work done by a non-conservative force। इन सब वर्क डन का जो समेशन होता है वो होता है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट मैंने बोला कि ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल वर्क एनर्जी थ्योरम को एज अ टूल लेके कैसे हम वर्क डन डिफरेंट प्रोसेसेस कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ ऑफ एम कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। अब देखिए, तीन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहां से। एक होता है पोजीशन टाइम इक्वेशन, तो यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ पोजीशन टाइम इक्वेशन, आपको एक पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द वर्क डन। तो पोजीशन टाइम इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपको पोजीशन जो है वो डिपेंड करता है टाइम पे, तो उस केस में आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। Then another question which can be asked is velocity time equation। अगर आपको velocity as a function of time दिया गया है तो आप कैसे वर्क डन निकालोगे by using this theorem। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन which can be asked is velocity position equation। अगर velocity फंक्शन है पोजीशन का, तो उस केस में आप इस थ्योरम को यूज करके वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई एम प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन दिस सीरीज। मतलब वर्क पावर एनर्जी से वो कोई भी क्वेश्चन जो वर्क डन के रिलेटेड वो पूछे उसको कैसे टैकल किया जाता है, उसमें मैंने बोला दैट समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये है। अब क्वेश्चन वो तीन ही पैटर्न के पूछ सकता है यहाँ से। एक होता है वो आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन देगा और पूछेगा वर्क डन कैलकुलेट करो, वो आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन देगा और पूछेगा आप वर्क डन कैलकुलेट करो, या वो आपको वेलोसिटी पोजीशन टाइम इक्वेशन देके वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। देखिए, इट इज पोजीशन टाइम इक्वेशन, सो वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो ये हो गया आपका पहला केस। देखिए, इट इज पोजीशन टाइम इक्वेशन, दैट इज पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस अलोंग x एक्सिस फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए वो मूव करता है। कैलकुलेट वर्क डन। देखिए, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको चीजें पता है दैट वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद पोजीशन टाइम इक्वेशन एंड वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू कैलकुलेट द वर्क डन, तब ये 1 मिनट में किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बोल दूं, देखिए आपको दिया गया है पोजीशन टाइम इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल, इट इज 2t स्क्वायर प्लस इट इज 3t प्लस 1। सो इट्स अ पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो हमें वर्क डन निकालना है और वर्क डन के लिए मास भी प्रोवाइडेड है, हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। मास प्रोवाइडेड है, हमें वेलोसिटी का कंसेप्ट चाहिए। तो पोजीशन टाइम इक्वेशन में इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए आप, दैट इज dx by dt, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा और वो वेलोसिटी होगा बराबर इट इज 4t प्लस 3। सो दिस इज द वेलोसिटी। तो जैसे आपको वेलोसिटी मिला, अब आप क्या करिए, देखिए यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज वर्क डन इज हियर, वर्क डन इज इक्वल हाफ ऑफ m that is v square minus u square, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। 1/2 यू नो मास इज प्रोवाइडेड। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर पता चलता है माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वर्क डन। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस। मतलब इफ यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद पोजीशन टाइम इक्वेशन, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट वंस, यू विल गेट वेलोसिटी। फिर एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम दैट वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ ऑफ m v square minus u square। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता चलती है, सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वर्क डन। तो आप फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और इनिशियल कैसे निकालेंगे,
आपको 1 सेकंड के लिए निकालना है, तो मतलब इनिशियल टाइम इज 0, हम इसमें इनिशियल टाइम ड्रॉप करते हैं, हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, और फिर 1 सेकंड जब ड्रॉप करेंगे फाइनल टाइम तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। सो फॉर दैट हमें पता है दैट इनिशियल वेलोसिटी जो है वो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे है, तो इस इक्वेशन में t इक्वल 0 ड्रॉप करेंगे तो ये बनेगा 0, इट इज ओनली 3 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी मिली, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप t इज इक्वल टू 1 सेकंड ड्रॉप करिए इक्वेशन में, t जैसे 1 आ जाएगा इसमें, तो इट इज 4 + 3 इज इक्वल 7 मीटर बाय सेकंड। इसमें आप ड्रॉप करिए तो वर्क डन आपका जो आ जाएगा that is half of m is 2 kg, it's provided। final velocity square हो गया 7 square minus initial velocity का square हो गया 3 square, so 2 cancel out हो जाएगा, work done is equal 7 7 49 minus 3 3 9, तो work done is equal 40 joule should be the answer of this question। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 40 जूल होना चाहिए। देखिए वेरी सिंपल। तो whenever you are being provided with a position time equation in physics, तो आपसे फिर वर्क डन वो पूछता है, you differentiate it once, calculate the speed, calculate the velocity, फिर इनिशियल और फाइनल के लिए उसमें इनिशियल और फाइनल टाइम ड्रॉप करिए, आपको वेलोसिटीज का वैल्यू मिलेगा, then using directly work energy theorem you can calculate the work done। So that is what I am explaining you here, is that work energy theorem can be used to calculate work done in different cases। The first case I have discussed with you people is that if we are having a position time equation and then we are being asked to calculate the work done, we can use work energy theorem to calculate the work done here। Now question number second, question number next, that is particle of mass 2 kg moves along x-axis for 2 seconds according to the equation is this। again we are being provided position time equation, तो रूल तो वही है, position time equation है, हमसे वर्क डन पूछ रहा है, तो position time equation को आप पहले डिफरेंशिएट करिए, आपको स्पीड मिलेगा, फिर इनिशियल और फाइनल स्पीड निकालिए, then you can calculate the work done। तो solution lies here that x is equal it is t³/3, तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इट इज dx/dt, आपको स्पीड देगा इज इक्वल, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3t² डिवाइड बाई 3, 3 कैंसल, इट्स ओनली t²। तो आपका स्पीड आ गया। अब आपको 2 सेकंड के लिए मतलब इनिशियल स्पीड आप निकालिए, तो फॉर इनिशियल स्पीड यू जस्ट ड्रॉप दिया t इज इक्वल 0 इस इक्वेशन में, तो इनिशियल स्पीड इज 0, फिर आप फाइनल स्पीड के लिए t जो है, क्योंकि 2 सेकंड के लिए वो बोल रहा है, तो इसमें 2 ड्रॉप करिए, तो जैसे आप इसमें 2 ड्रॉप करेंगे इट इज 2 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल 4 मीटर पर सेकंड, देन वर्क डन इज इक्वल that is change in kinetic energy half of m(v²) minus u², it is 1/2 जो मास है पार्टिकल का, दैट्स 2 kg, then it is v², it is 4² minus 0²। अब मुझे बोलिए 2 कैंसल, 4 4 16 है ना, इट इज 16 जूल शुड बी द वर्क डन हियर, 16 जूल इज द वर्क डन। देखिए पोजीशन टाइम इक्वेशन, डिफरेंशिएट वंस, कैलकुलेट स्पीड, देन इनिशियल एंड फाइनल स्पीड के लिए टाइम ड्रॉप करिए, आपको जो है फाइनली वर्क डन मिलेगा बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देन देखिए particle of mass this moves along x-axis according to the equation this for from x equal 0 to x equal d, calculate work done। ये एसी वर्मा का क्वेश्चन है, this is the numerical I have taken from एसी वर्मा and it is the expected question which can be asked in your NEET and JEE exams। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है कि एक पार्टिकल का मास m है, वो मूव कर रहा है along x-axis according to the equation, तो इक्वेशन is given here that is v is equal to a√x। देखिए अब आपको वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन दी है, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और हमसे पूछा गया है कैलकुलेट वर्क डन। अगर आप देखेंगे पीछे, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, देखिए मैंने आपको आइडिया दे दिया, एक तो पोजीशन टाइम इक्वेशन, उसका मैंने आपको दिखाया, जब भी पोजीशन टाइम इक्वेशन आ जाए डिफरेंशिएट करिए, स्पीड निकालिए, फिर टाइम ड्रॉप करिए इनिशियल एंड फाइनल स्पीड के लिए, आपको मिलेगा, और फिर यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू कैलकुलेट वर्क डन। अब आपका जो है वेलोसिटी पोजीशन वाला मैंने उठा दिया, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज करेंगे आप टू कैलकुलेट द वर्क डन, उस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल इज दिस, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग x-axis अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन में क्लियरली दिख रहा है आपको दैट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। देन कहां से कहां तक डिस्प्लेस किया इसको, x इक्वल 0 मीटर तो x इक्वल d मीटर, कैलकुलेट वर्क डन। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें बच्चे बोलते हैं कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को फिर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ गया फिर डिस्प्लेस, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, लंबा प्रोसीजर है ना, आप सारे स्टेप समझ लीजिए। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो बच्चा ऐसे ही करता है, आप सर वेलोसिटी दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या होगा, उससे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आएगी, जैसे एक्सेलरेशन आ गई उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, सर फोर्स आएगा, अब फोर्स आ गया फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए सर, इसको इंटीग्रेट वापस करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करिए, वर्क डन आ जाएगा, तो खेल खत्म। बिल्कुल गलत तरीके से जा रहे हैं आप। द एक्चुअल वे टू सॉल्व दिस इज दैट यू आर हैविंग वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ दैट पोजीशन। तो सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसी वर्मा का न्यूमेरिकल है।
देखिए जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है तो आप इसमें पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन ड्रॉप करिए, आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज मिल जाएंगी। जैसे आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज मिल गई तो यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू कैलकुलेट द वर्क डन। एक स्टेप का क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। मतलब आप इसमें इनिशियल पोजीशन ड्रॉप करिए, आपको इनिशियल स्पीड मिलेगी, फाइनल पोजीशन ड्रॉप करिए क्योंकि वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन हियर, फाइनल पोजीशन ड्रॉप करिए, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। देन यू आर हैविंग अ टूल विद यू दैट्स वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ड्रॉप करके वर्क डन आराम से आ सकता है। तो मैं लिखूंगा दैट फॉर x इक्वल 0 दैट्स योर इनिशियल पोजीशन हियर, x इक्वल 0 आपका जो स्पीड आ जाएगा दैट इज v इज इक्वल दैट इज 0। तो आपका फॉर x इक्वल d मीटर्स, अगर आप x इक्वल d मीटर्स जो आपका फाइनल पोजीशन है तो आपका स्पीड आ जाएगा v इज इक्वल a रूट d। तो नाउ बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन होता है बराबर हाफ ऑफ m, ये कॉमन आ गया है, इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यू आर अगेन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से समझ आया ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप फिजिक्स में कर सकते हो जहां इसका रिक्वायरमेंट है। इट्स 1/2 मास ऑफ द पार्टिकल m ही दिया गया है तो m ही में रखता हूं, v स्क्वायर हो गया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट्स a रूट d का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर आ गया दैट्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर। तो वर्क डन आपका आ जाएगा इट इज 1/2 m, इट इज a स्क्वायर and square root cancel हो जाएगा, square and root, so it is half of m a square d should be the answer, half of m a square d is the answer of this question। तो ये हो गया आपका पैटर्न नंबर सेकंड जिसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो। इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन then substitute the values of that positions, that initial position and final position to calculate the initial and final velocities, then using directly the tool that's work energy theorem to calculate the work done। So this is another question। फिर आपका और एक क्वेश्चन, पार्टिकल वाज इनिशियली लोकेटेड एट दिस एंड नाउ इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स दिस सच दैट इट इज फाइनली सीन एट 111 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है इसमें पार्टिकल वाज इनिशियली लोकेटेड एट दीज कोऑर्डिनेट्स एंड इज नाउ बीइंग एक्टेड अपॉन बाय फोर्स दिस, ठीक है। तो फोर्स जो है वो ये है सच दैट इट इज फाइनली सीन एट 11 कैलकुलेट द वर्क डन। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो आपका फोर्स है a variable force, force is a function of that is displacement x y and z। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करता हूँ, जब भी आपके पास वेरिएबल फोर्स आ जाए फिजिक्स में, अब ये वेरिएबल फोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वेरिएबल फोर्स। कंस्टेंट फोर्स का मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन दिखा दिया, जब कंस्टेंट फोर्स होता है फिजिक्स में तो आप क्या करते हैं, कंस्टेंट फोर्स का आइडिया आपको पता है, तो वर्क डन सीधे होता है बराबर f डॉट s या वर्क होता है बराबर fs cos थीटा। दिस इज द स्टोरी फॉर कांस्टेंट फोर्स। बट व्हेन फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट के केस का दिखाऊं मैं आपको वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स दो टाइप्स का हो सकता है, वेरिएबल फोर्स दो टाइप्स का हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू बिकॉज इट विल एड टू द कंसेप्ट सो दैट देन यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पैटर्न ऑल्सो। तो वेरिएबल फोर्स अब दो टाइप्स का हो सकता है, दैट इज योर फोर्स कैन बी अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपका फोर्स फंक्शन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का, x का, y का, z का। अगर आपका फोर्स फंक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का, इस केस में सो फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस केस में वर्क डन इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्टली, और ये इंटीग्रेशन होता है दैट इज fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz dz। So this is the case when that a force is a variable force and force is a function of displacement, then work is directly calculated by integration। तब आप वर्क को डायरेक्टली इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस चीज का ख्याल रखिए। तो वेरिएबल फोर्स में फोर्स पहले फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, अगर इस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए दैट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क डायरेक्टली इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। और कैसे करेंगे आप, दैट्स वर्क इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस f ऑफ y dy प्लस f ऑफ किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है उसके हिसाब से ड्रॉप करिए। बट इफ योर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ योर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बच्चा यहां पे भी बोलता है सर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे क्या इंटीग्रेट करेंगे आप, क्या मिलेगा आपको वहां से, कुछ नहीं। तो फोर्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आपने किए होते हैं, मगर ये न्यूमेरिकल आपसे मिस हो जाता है, दैट इज व्हाई फिर ये क्वेश्चन आप गलत करते हो। वहां पे फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू जस्ट गो फॉर इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन में ये आपने पढ़ा होता है 11th क्लास में डिटेल। बट फोर्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन उसके लिए आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब आप सीधे क्या लिखेंगे, दैट फोर्स इज इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम। मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं जिससे आप फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स जो है आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। मास को डिवाइड करिए, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, फोर्स इनटू टाइम डिवाइड बाय मास। जैसे आपको मिला
अब एक्सेलरेशन होता है बराबर dv बाई dt। जैसे आपका एक्सेलरेशन है dv बाई dt, तो ये आएगा फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइड बाय मास। क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स यू विल हैव dv इज इक्वल फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो है स्पीड मिल जाएगा, और फिर आप वर्क पावर एनर्जी थ्योरम यूज करके आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेरिएबल फोर्स के दो केसेस है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। व्हेनेवर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गो फॉर डायरेक्ट इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द वर्क डन, एंड व्हेनेवर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन आप पहले फोर्स को लिखिए मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से एक्सेलरेशन निकालिए, मास डिवाइड हो जाएगा, एक्सेलरेशन फिर होता है dv बाई dt, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको स्पीड मिल जाएगा, स्पीड मिलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो फिर इस बेसिस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज इसमें ऐड में करता हूं, देखिए व्हेनेवर फोर्स इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। इट मींस दैट इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx आपको वर्क डन देगा, या वर्क डन जो है आपको दे रहा है दैट इज f dx, है ना। अगर मैं जनरलाइज लिखूं, अब x y z जो है मैं रिमूव कर रहा हूं, जनरलाइज इंटीग्रेशन ऑफ दैट्स f dx, इफ f इज ओनली फंक्शन ऑफ x, इफ f इज ओनली फंक्शन ऑफ y, तो f y dy f z dz, तो जनरल, या मैं लिखूं f dr in order to avoid the confusion that dx dy dz अब डिपेंड करता है f ऑफ x पे, फंक्शन जो है फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अ फंक्शन ऑफ y, फोर्स अ फंक्शन ऑफ z, तो मैंने रिमूव ही कर दिया, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ f dr। अब dr कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है, तो ये आपको वर्क डन देगा। बट यू नो दैट इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया, इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है ग्राफ का, जैसे आपने पढ़ा होता है काइनेमैटिक्स में, इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है ग्राफ का, और डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है, डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप इन द ग्राफ एंड इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया। इट मींस एरिया अंडर f फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आप ड्रॉप करते हैं, उसका जो एरिया है वो भी आपको वर्क डन देगा। जैसे मैं यहां पे स्लाइड ऐड करूं, दैट इज वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dr, एंड you know that integration gives us area under the curve. It means the area under force displacement curve gives us work done. तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई जनरलाइज्ड ग्राफ बनाऊं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और ये ऐसा कुछ ग्राफ आया, तो इसके अंदर जो एरिया होगा आपको, तो आपसे पूछता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर जो एरिया है वो क्या देता है, दैट गिव्स यू द वर्क डन। तो इस चीज को आप याद रखिए। अब हम न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। The numerical is like this. Particle was initially located at this initial coordinates, and now it's acted upon by a force this. So it's a variable force because it's a function of displacement like this, such that it's finally seen at these coordinates. Finally इसको इन coordinates पे देखा गया है। Calculate the work done. तो work done कैसे निकालेंगे आप? सीधे work हो गया बराबर सर इंटीग्रेशन ऑफ it is f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f of y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z dz। ठीक है, तो सर आपने सीधे इंटीग्रेट किया, क्यों? क्योंकि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने अलग से दिखा दिया आपको कि उसमें पहले आप जो है फोर्स को ब्रेक करते हैं, मास नीचे लेके एक्सेलरेशन, फिर उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालते हैं। बट सिंस इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड वी हैव डायरेक्ट इंटीग्रेशन रूल टू कैलकुलेट दिस। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आपके 0 0 0 है, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इसके भी 0, इसका भी 0, इसका भी, एंड फाइनल कोऑर्डिनेट सबके 1 1 1 है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट सबके 1 1 1 1 है। w इज इक्वल f ऑफ x, तो फोर्स जो x में है दैट्स x dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस y में जो है दैट इज y dy 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z इट इज z स्क्वायर dz फ्रॉम 0 to 1। बिल्कुल इंटीग्रेशन आप आपने 11th में पढ़ा होता है, इट इज x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस इट इज y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस it is z cube by 3 from 0 to 1। चलिए अब मुझे बोलिए आप w इज इक्वल, देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट इज 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट्स 1 प्लस 1/2 बाहर आएगा, अपर लिमिट इज 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट्स 1 प्लस 1/3 बाहर आएगा, अपर लिमिट इज 1 क्यूब माइनस दैट्स अगेन दिस, सो इट्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसको थोड़ा मैथमेटिक्स में डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों w इज इक्वल 1/2 प्लस 1/2 जो है इट्स 2/2 दैट्स 1 प्लस 1/3, तो ये हो गया 3 1 4, इट्स 4/3 जूल should be the answer of this question. 4/3 joule should be the answer of this question. So first option is the answer. So whenever force of direct function of displacement, you just go for direct integration to calculate the work done. Now उसके बाद देखिए ये और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट f and calculate f. तो मतलब question is like this. You have to calculate this f here in this diagram. First it's force and displacement. It is force and a displacement curve. This is displacement in meters.
दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स यार, सो इट इज एक्स इन मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स का कहो ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इट्स डिस्प्लेसमेंट लाइन एंड दिस फोर्स। चलिए हमसे पूछा गया कैलकुलेट एफ, तो मतलब हमें ये निकालना है, दिस इज द फर्स्ट टास्क वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब ये जो फोर्स है ना यहाँ पे इस एक्सिस पे जो नेगेटिव साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे तो दे दिया है 10 न्यूटन, हमें ये निकालना है। उसके बाद कैलकुलेट टोटल वर्क डन, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो है, और मैंने आपको अभी बोला द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो गिव्स अस वर्क डन, आपने देखा होगा अभी, देखिए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो गिव्स अस वर्क डन, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो ही इसलिए आपसे वर्क डन भी पूछ रहा है, तो हमें एफ निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, हमें मैक्सिमम स्पीड भी निकालना है, कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड गिवन एम इज 2 kg एंड इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, देखिए पहले आपको एफ निकालना है, ये वाला, ठीक है, अदरवाइज ये दिया गया होता। अब जो मेरा तरीका है कि इसमें एफ भी निकाल दो, आप कैसे निकालोगे, देखो आप इधर अगर आप देखोगे ये जो है थीटा है, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, सर कैसे, क्योंकि दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस और देन इट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब मुझे बोलिए यहाँ पे जो tan थीटा लगेगा, tan थीटा यहाँ पे इस ट्राइंगल में tan थीटा दैट इज tan ऑफ थीटा, it is equal to perpendicular by base. What is perpendicular here? 10 and base is 1. It is 10 by 1. तो यहाँ पे भी tan theta वही लगेगा. It is perpendicular by base. That perpendicular here is f and the base is 2 or 1, 3 में जो gap है that is 1. So cross multiply. So f is equal to 10 Newton. तो मैंने पहले f ही निकाल दिया और that is equal to 10. तो मतलब ये जो है ना ये आपको नहीं दिया गया था, ये आपको कैलकुलेट करना था और वो आ गया 10 Newton. So first thing we have calculated, that's f. Very simple. These two are straight lines, so I am using the identity that these two angles should be equal between two straight lines, that vertically opposite angles are equal. Then tan theta is perpendicular by base. The perpendicular here is 10. Then base is 1, क्योंकि 1 और 2 में gap जो है 1 meter. Then it is again for this triangle tan theta is perpendicular by base. The perpendicular here is f and the base here 2 and 3 may be 1. Cross multiply. F is equal 10 न्यूटन, मतलब नेगेटिव साइड पे भी 10 है। तो आ गया फिर इसमें कैलकुलेट टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन के लिए इसमें 3 वर्क डन है, 2 पॉजिटिव एरिया, देखिए ये पॉजिटिव एरिया है, ये भी पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है। तो जब वो टोटल वर्क डन पूछ रहा है तो ये 2 एरिया ऐड हो जाएंगे और ये उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन वी हैव टू ऐड दीज 2 एरियाज एंड दिस विल गेट सब्ट्रैक्टेड। वी नो दैट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स अस वर्क डन, सिंस दीज 2 एरियाज आर पॉजिटिव तो वो ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो चूंकि पॉजिटिव वर्क्स ऐड हो जाएंगे और नेगेटिव उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अब कैसे निकालेंगे वर्क डन? वेरी सिंपल, I will show you here. हाँ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको with a different color. That is, so total work done के लिए तो मैं लिखूँ यहाँ पे total work done is equal. टोटल वर्क डन में ये 2 एरिया में ऐड करूंगा और ये सब्ट्रैक्ट। पहले देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विल गिव द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इट्स 10 into 1, इट इज 10 into 1 प्लस ये एरिया ट्राइंगल का है, ट्राइंगल का होता है हाफ हाफ। बेस देखिए आप 1 और 2 में 1 एंड अल्टीट्यूड आप देखिए इसका दैट्स 10, तो हो गया ऐड, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव एरिया है, सब्ट्रैक्ट होगा। अगेन ट्राइंगल हाफ हाफ बेस, अगर आप बेस देखेंगे वो अगेन 1 है और अल्टीट्यूड इसमें 10 है, तो ये हो गया 2 5s are 10 here, so this is 2 5s are 10 here, so it is 10 plus 5 minus 5 plus 5 minus 5 cancel out, 10 joule is the total work done। तो हमारा दूसरा पार्ट आ गया, that's calculate the total work done, that's 10 joule। तो आपने 10 joule निकाल दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड। ये 2 क्वेश्चंस तो ये जो है इसमें टोटल वर्क डन निकालना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो के अंडर एरिया हमें वर्क डन ही देता है, तो वो तो सब निकालते हैं, मगर इसने एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगी सर? इस ग्राफ में हमें कहां पता है मैक्सिमम स्पीड? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो। आप देखिए मैक्सिमम कंसेप्ट जो इन्वॉल्वड है यहां पे, मैक्सिमम स्पीड वहां पे होगी जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगी, मैक्सिमम स्पीड वहां पे होगी जहां पे एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगी। तो जहां एक्सेलरेशन खत्म होगी वहां फोर्स भी खत्म होगा, है ना। जहां एक्सेलरेशन अब नहीं है, मतलब व्हाट इज द डिराइविंग एजेंट फॉर दैट एक्सेलरेशन? दैट इज फोर्स। जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं है, तो मतलब मैक्सिमम स्पीड उस पॉइंट पे होगी जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन कहां 0 होगा? जहां फोर्स 0 होगा। अब आप मुझे बोलिए इस ग्राफ को देखिए, इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे आपका फोर्स 0 बन जाता है
क्योंकि यहाँ लाइन को टच वापस करता है तो 4 0, जहाँ 4 0 वहाँ एक्सेलरेशन 0, और जहाँ एक्सेलरेशन 0 वहाँ पे स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। अब आप मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम स्पीड इस पॉइंट पे होगी। मैक्सिमम स्पीड के लिए अगेन यूजिंग दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने बोला ना इट्स अ टूल विच कैन टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से समझ आया तो आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। तो आपको इनिशियली इसका मास दिया है 2 kg और इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालिए वर्क एनर्जी थ्योरम से, दैट वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आप कर सकते हैं। अब मुझे बोलिए यहाँ पे तो हम पॉजिटिव एरियाज को ऐड करेंगे क्योंकि वर्क डन तब तक इतना ही हुआ है, नेगेटिव पोर्शन तो बाहर चला गया क्योंकि यही तक हमें जाना है। तो इसमें वर्क डन जो है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, आई विल गो फॉर अ थिंग लाइक दिस हियर, आई विल चेंज द कलर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा यहाँ पे वो होगा हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगेन आई एम यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन जो है वो सिर्फ 2 पॉजिटिव एरियाज है यहाँ पे, तो इसका पॉजिटिव एरिया अगर आप देखेंगे इट्स 10 into 1, इट्स 10 प्लस ट्राइंगल का हो गया हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड 1 into 10 इज इक्वल 1/2 मास ऑफ द बॉडी जो है इट इज गिवन 2 kg, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर ही तो हमें निकालना है, u तो 0 है, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। तो अब मुझे आप बोलिए 2 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इट इज 2 5 नहीं गलत हो गया, इट्स 2 5 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 इज इक्वल टू v square, so v is equal to root of 15 meter per second should be the speed at that point. So this is the maximum speed, root of 15 meter per second. तो मतलब आपसे जब उसने मैक्सिमम स्पीड पूछा तो मैंने कंसेप्ट इसमें ये बोल दिया कि मैक्सिमम स्पीड वहां होगी जहां एक्सेलरेशन 0 होगी, और जहां एक्सेलरेशन 0 होगी वहां फोर्स 0 होना चाहिए। अगर फोर्स यहाँ 0 है तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है। तो अब हम वो स्पीड कैसे निकालेंगे? जब यहाँ पे फोर्स 0 है और यहाँ आपका एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मतलब ये जो वर्क डन है उसी ने तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी डेवलप किया है। तो हम पॉजिटिव वर्क जो ऐड करेंगे एंड दैट वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे तो u 0 दिया है, बॉडी का मास 2 kg दिया है, वर्क डन में ये एरिया प्लस ये एरिया हो जाएगा और वहां से आपको मैक्सिमम स्पीड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको तैयार करके जाइए। उसके बाद particle moves from this 0 to a coordinates under the influence of force, this calculate this। देखिए IIT का ओरिजिनल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर एंट्रेंस में आया तो यही क्वेश्चन आएगा, है ना। वो क्वेश्चन तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो आपका है ना, जो मैंने अभी पीछे दिखाया, दैट यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द वर्क डन, दैट्स द वेरी बेसिक क्वेश्चन, वो आप 11th में पढ़ाते हैं। मगर जब आप नीट JEE की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, तब ये वाला क्वेश्चन जो है अगर पूछा जाए फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे तो यही पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। वेरी सिंपल। सो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। सर इसमें खास क्या है? ये भी तो है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने तो इंटीग्रेशन बोल दिया वर्क डन के लिए, ये भी तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो सर वर्क डन आप डायरेक्टली कैलकुलेट करिए। इसमें खास ये है बच्चों, इसमें खास ये है जब हम सॉल्यूशन में आते हैं, दैट इज दैट आपका फोर्स जो है यहां पे, दैट इज देखिए वाई आई कैप, यही इसमें खास है, प्लस एक्स जे कैप। मतलब x की जगह y है और y की जगह j है। दैट इज व्हाट इज डेंजरस इन दिस क्वेश्चन, दैट इज यहां पे x i कैप होता और ये y j कैप होता, तब ये आराम से इंटीग्रेट होता। मगर जहां x होना चाहिए वहां y है, i कैप के साथ x होना चाहिए वहां y है, और j कैप के साथ y होना चाहिए वहां x है। सो दैट मेक्स इट डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब सर यहां पे जब फोर्स ऐसा है तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन हियर? आपको पता है वर्क डन जो आपका वर्क डन जब भी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपका तो रूल है इंटीग्रेशन ऑफ इट इज f ऑफ x dx, पीछे मैंने पढ़ाया, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज f ऑफ y dy। तो आप जब इसमें ड्रॉप करेंगे f ऑफ x की जगह आप आएगा y, सो इंटीग्रेशन ऑफ y इट्स dx, है ना, और प्लस हो जाएगा फिर तो मैं एक ही इंटीग्रेशन के अंडर इसको लिख दूं, प्लस इट इज दैट इज, इसको ब्रेक करने की जरूरत है, मैंने एक ही इंटीग्रेशन में लिख दिया। तो एफ वाई जो है आपका x, इट इज डी वाई। तो ये इसमें आप डेंजरस चीज हो गई, क्योंकि यू आर इंटीग्रेटिंग y विद रिस्पेक्ट x, ऐसा नहीं होता, एंड यू आर इंटीग्रेटिंग x विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ये x dx होता तो हम आराम से इंटीग्रेट करते, अगर ये y dy होता तो हम इसको आराम से इंटीग्रेट करते, मगर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सर ये वाली चीज जो है यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज फिर आगे पता नहीं होती है बच्चे को और फिर वो ये क्वेश्चन छोड़ के आता है। अब आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, एक रूल याद रखिए। द रूल इज दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होता है,
देखिए दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल कहता है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई होता है बराबर, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स की तो वाई बाहर आता है, प्लस अगर आप दैट डिफरेंशिएशन y की करेंगे तो x बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x y होता है बराबर y dx प्लस x dy। तो ये है ना y dx प्लस x dy। तो अब आप लिख सकते हो दैट वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टली दैट इज d ऑफ x y, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ छोड़ दीजिए इट्स y dx प्लस x dy, मगर y dx प्लस x dy होता है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो मैंने वही लिखा, इसके बदले ये जो है इसके बदले मैंने ये लिख दिया बिकॉज इट्स क्लियर हियर, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। तो ये आ गया। उसके बाद आपने पढ़ा होता है रूल और एक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है फिजिक्स में x, इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ दैट इज एक्स वाई होता है बराबर एक्स वाई। मतलब इंटीग्रेशन में d के साथ जो हो वो डायरेक्टली बाहर आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt t होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv v होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ dxy होता है xy, तो xy बाहर आ जाएगा। और लिमिट्स जो है इट इज 0 0 इनिशियली, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स टू फाइनल कोऑर्डिनेट्स ए ए। तो मैं लिखूंगा इट्स w, इट इज फ्रॉम दैट इज डायरेक्टली आ जाएगा xy। कैसे आपने लिखा सर? क्योंकि मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स वाई होता है एक्स वाई सीधे बाहर आ गया। एंड कोऑर्डिनेट्स जो इसमें है लिमिट्स जो है 0 0 टू ए ए। तो जब आप इसमें ड्रॉप करेंगे तो ए एक्स भी ए वाई भी ए, तो ए dot a, it is a square is the work done. So this is the answer of this question. That is how जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो मैंने पीछे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो जो क्वेश्चन दिखाया वो यूजुअली हम 11th में दिखाते हैं या नीट में भी पूछा जाता है, मगर जब आप IIT JEE ये अब चूंकि नीट जो है वो मॉडिफाई हो गया है, उसके उसमें लेवल जो है वो अच्छी खासी आप पूछता है। और बिलीव ये किया जाता है कि 2020 में जो 2022 में जो नीट होगा वो डिफिकल्ट होगा। दैट व्हाट आर द प्रेडिक्शंस, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर क्वेश्चंस लाइक दिस फॉर योर एंट्रेंस। और इसमें मैंने दो रूल्स आपको पढ़ाए जो आप याद रखिए, एक प्रोडक्ट रूल और इंटीग्रेशन। वो दो चीजें यूज करके आप इसमें ये जो आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इज a स्क्वायर, IIT का क्वेश्चन है। उसके बाद दैट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो मैंने पीछे आपको इंट्रोड्यूस किया है, दैट व्हेन फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो डायरेक्ट गो फॉर इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट वर्क डन। बट व्हेन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपका फोर्स फंक्शन है टाइम का, तो देयर इज नथिंग लाइक डायरेक्ट इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट वर्क डन। यू हैव टू गो बाय सम स्टेप्स बिफोर गोइंग फॉर इंटीग्रेशन। कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं तब जाके इंटीग्रेशन किया जा सकता है टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो उसके लिए क्या है, देखिए अगर आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर दिस। अगर आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो मैंने पीछे लिख दिया था, आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं। फोर्स को ब्रेक करिए, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हो गया एफ ऑफ टी। ए इधर मास नीचे आएगा, फिर एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे वहां स्पीड मिलेगा। जब आप स्पीड निकालोगे, जैसे आपको स्पीड मिला देन यूज दैट वर्क डन इज इक्वल हाफ ऑफ एम, इट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जैसे आपको स्पीड मिला, इनिशियल एंड फाइनल निकाल दीजिए और फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम टू कैलकुलेट वर्क डन। जैसे मैं इस पे जब न्यूमेरिकल दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। द न्यूमेरिकल इज लाइक दिस, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg वाज इनिशियली एट रेस्ट एंड एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। देखिए फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में दिया है एफ इज इक्वल इट इज 3t स्क्वायर प्लस 2। So this is force as a function of time. Calculate the work done by this force in 1 second. 1 सेकंड में आपको बोलना है कि कितना वर्क होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें फोर्स होगा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2। तो a मास ऑफ द बॉडी इज गिवन मास ऑफ 1 kg, तो m इज 1, तो a इज इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2। a होता है बराबर dv बाई dt, a होता है बराबर dv बाई dt हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग द थिंग्स, dv हो जाएगा बराबर 3t स्क्वायर dt प्लस 2 dt। तो जैसे ही आपका आ गया, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 2 dt। एंड लिमिट्स आप देखिए, लिमिट्स मान लीजिए इनिशियली टाइम इज 0, इनिशियली टाइम इज 0। जब इनिशियली टाइम 0 है तो स्पीड इज 0, फाइनली टाइम इज t, फाइनली टाइम इज t एंड फाइनली स्पीड इज v। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज v माइनस 0, दैट्स v। 3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर होता है t क्यूब बाई 3, देन इट इज 0 टू t, देन इट्स प्लस ये हो गया
2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, तो अब इसमें ड्रॉप करिए, ये बना, इट इज 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, टी क्यूब माइनस 0 इज टी क्यूब, इट्स प्लस इट्स 2t। सो ये आपका स्पीड आया। तो जैसे अब आपका स्पीड आ गया, अब आप इसमें इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, जैसे टी क्यूब प्लस 2t है ना, तो मैं लिखूं, जस्ट वेट, तो आपका स्पीड आया टी क्यूब प्लस 2t। अब इनिशियली टाइम 0 था और फाइनली वो 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है, हम चेक करते दैट कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 1 सेकंड। तो इनिशियली टाइम इज 0 देन 1 सेकंड, तो व्हेन इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल 0 आ जाएगा आपका, इट इज 0 सीधे, एंड फाइनल वेलोसिटी t 1 सेकंड के लिए आ जाएगा और आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1, तो दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। तो अब यूज करिए, वर्क डन इज इक्वल हाफ ऑफ m, इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो इट इज हाफ ऑफ मास ऑफ द बॉडी। हम देखते हैं पीछे, मास ऑफ द बॉडी आप देखिए 1 kg, मास ऑफ द बॉडी इज 1 हियर, इट्स 1। फाइनल स्पीड जो है आपका, फाइनल स्पीड आ गया यहीं पे, इट्स 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो गया 9/2, 3 3 9/2, दैट इज 4.5 जूल शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4.5 जूल शुड बी द आंसर, या सीधे 9/2 ही था, 9, हम चेक करते हैं आंसर क्या है, इट्स 9/2, ऑप्शन है कोई 9/2, बिल्कुल पहला ही 9/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा कि फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यू हैव टू ब्रेक द फोर्स फर्स्ट लाइक दिस, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट एक्सेलरेशन टू कैलकुलेट वेलोसिटी, देन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालिए, देन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू कैलकुलेट द वर्क डन। उसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगेन ए वेरी बिग कंसेप्ट इन फिजिक्स, ठीक है। यहां से अब जो है, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अगर यूज करनी आई तो ये एज इट इज आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपके मैग्नेटिज्म में, आपके ग्रेविटेशन में, जहां कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होगा फिर आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा लिख दिया। देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव, थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, वर्क डन पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड वर्क डन in a cyclic path is zero. Work is stored in the form of potential energy. मतलब कंजर्वेटिव फील्ड्स में कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। कंजर्वेटिव फील्ड्स वो फील्ड्स होते हैं जिनमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। मतलब अगर एक बॉडी को आप यहां से यहां लेते हैं, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 ऐसे लेते हैं, आप उसको यहां से लेते हैं, आप उसको यहां से लेते हैं, तीनों पाथ्स पे वर्क डन सेम होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, किस पाथ पे ले रहे हैं वो नहीं, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। अगर आप साइक्लिक पाथ पे बॉडी को वापस लाते हैं तो वर्क डन 0 होता है, और ये जो वर्क डन है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स में ऐसा कंसेप्ट। और फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस या फील्ड्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट वर्क इज नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन जिसको आप गोल्डन इक्वेशन भी कह सकते हो टू टैकल न्यूमेरिकल्स। कंजर्वेटिव फील्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, और फिर कंजर्वेटिव फील्ड्स में एक रिलेशनशिप होता है वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, और वो जो रिलेशनशिप होता है दैट रिलेशनशिप इज हियर दैट वर्क इज इक्वल नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर ये इक्वेशन तो ठीक है, हमें याद रहेगी दैट वर्क डन इज नेगेटिव टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मगर इसका जो कंसेप्ट है वो हमें समझाइए। देखिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस और फील्ड्स में जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता है, देखिए इस मार्कर को मैं जब छोड़ूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सेम इज द स्टोरी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम इज द फोर्स विद द मैग्नेटिक फोर्स, सेम इज द स्टोरी विद द स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्सेस जो होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है। फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स में एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, देखिए इस पे आप वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है ना, इसको कंजर्वेटिव फोर्स नीचे ला रहा है, तो वर्क डन इज बीइंग डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स देखिए इसको नीचे ला रहा है। अब मुझे बोलिए, जब ये इनिशियली इस पोजीशन पे था एट अ गुड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वैल्यू होगा। जब आपने छोड़ दिया तो कंजर्वेटिव फोर्स पे वर्क कर रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव
हो रहा है, मगर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब जब कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन अपने हिसाब से किया, मगर बॉडी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है। तो चेंज होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वो कम है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है वो ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है नेगेटिव। मतलब इफ वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। मतलब इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फिजिक्स दैट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इफ वी मूव इन द कंजर्वेटिव फोर्स देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने इस मार्कर के केस में समझाया, यहाँ पे इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जब आपने छोड़ दिया कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रहा है, मगर अगर आप देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कम है इन कंपैरिजन टू द इनिशियल। तो वही मैंने लिखा है दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इफ वी मूव इन फेवर ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करते हैं देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करते हैं ना तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद देखिए, अब आप जैसे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस में, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इज बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बॉडी, ये जो ग्राफ है, ये जो बॉडी है ये कंजर्वेटिव, मतलब ए से बी चला गया, फिर बी से सी चला गया, फिर सी से ए चला गया है, तो बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो न्यूमेरिकल में कहा गया है कि ये जो बॉडी का मोशन है ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर है। फिर आपको दिया है WAB, मतलब यू आर बीइंग प्रोवाइडेड कि WAB प्रोसेस में जब ये ए से बी चला गया तो बॉडी पे 10 जूल ऑफ वर्क हुआ, इट इज 10 जूल ऑफ वर्क ओनली, ठीक है। फिर WBC, जब बॉडी बी से सी चला गया तो आपको वर्क डन दिया है 5 जूल, 5 जूल का वर्क हो गया बॉडी पे, 5 जूल इज हियर ओनली। मैं जे कैप लिख रहा हूं, बिल्कुल गलत है। कैलकुलेट WCA, मतलब जब बॉडी सी से ए जाएगा ये जो है तो हमें कितना वर्क डन होगा। अब इसमें बच्चे जो है लंबा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, मगर लंबा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स में कह रहा है सिंस इट इज मूविंग अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, सिंस द मोशन इज अंडर the motion is under conservative force, लिखने की जरूरत नहीं मगर आपको समझाने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स, since the body is moving under conservative force then total work done is 0, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में साइक्लिक पाथ में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि साइक्लिक पाथ है, और कंजर्वेटिव फोर्स में साइक्लिक पाथ में वर्क डन टोटल 0 होता है। साइक्लिक पाथ में जहां से बॉडी स्टार्ट हो गया वहीं पे वापस आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, एंड अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वही है, बॉडी यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से वापस आया, तो इन अ साइक्लिक पाथ वर्क डन इन अ साइक्लिक पाथ, तो साइक्लिक पाथ में वर्क डन 0 होता है। अब साइक्लिक पाथ में वर्क डन जो है वो 3 स्टेप्स में ब्रेक किया गया है, AB, तो मैं लिखूंगा WAB प्लस इट इज WBC plus WCA should be equal 0. Now WAB is provided, that's 10, plus WBC is provided, that is 5, plus WCA, तो is equal to 0. तो it is 10 plus 5 is 15. तो WCA is है ना -15 जूल should be the answer of this question. -15 जूल this the answer. देखिए कितना इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेज में साइक्लिक पाथ में 0 होता है, तो चूंकि इट्स अ साइक्लिक पाथ, बॉडी इज अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर वर्क डन इन अ साइक्लिक पाथ इज 0। मैंने तीनों स्टेप्स का वर्क डन लेके उसको इक्वेट कर दिया 0, 2 पाथ्स का वर्क डन दिया था, तीसरे का आपने आराम से निकाल दिया। फिर ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, दैट्स कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इट्स कर्व। पोटेंशियल एनर्जी देखिए मैंने आपको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ कंसेप्ट इन फिजिक्स ओनली इन केस। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपने 9th में भी पढ़ा होता है ना, दैट इट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वहां इतना ही पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मोशन। बट जब आप 11th में आते हो तो आपको पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन बट इन द कन्फिगरेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी इज अ कंसेप्ट ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस किया। जो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जैसे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, आपका एयर ड्रैग आता है, आपका विस्कोसिटी आता है, तो उनमें वर्क डन इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, वियर एंड टियर, उसमें चला जाता है। मगर
जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का आइडिया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके मैग्नेटिक फोर्सेस आते हैं, इन सब फोर्सेस में जो वर्क डन है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का जो मैंने आपको आइडिया दिया दैट इट्स ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एग्जांपल्स यू नो. एंड फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया दैट इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस व्हेनेवर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. और यू कैन से दैट इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसके फेवर में चलते हैं, तो हमने देखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है. जैसा मैंने इस मार्कर के केस में एग्जांपल दिया कि आपने इस मार्कर को जब रिलीज किया तो इसको कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ही नीचे आ रहा है, मगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और यहां कम है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव. तो मैंने यहां पे लिख दिया दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. एंड फिर अब कंजर्वेटिव फोर्स कैसे इससे डिराइव होता है, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज है तो उससे आप फोर्स कैसे डिराइव करते हैं, तो उसके लिए आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी. दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स होता है बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, दैट इज नेगेटिव टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू व्हाट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स. तो ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज इट इज, ग्रेविटेशन में एज इट इज आप यूज करते हैं. दैट जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की विद अ नेगेटिव साइन, दैट विल गिव यू कंजर्वेटिव फोर्स. बट यू नो दैट अगर ये आपका यूएक्स करू है, इफ दिस इज योर यूएक्स करू, अगर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का कर्व है, तो इस यूएक्स कर्व में अगर आपसे कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स आपको क्या देगा, तो आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन गिव्स अस स्लोप, इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया. काइनेमैटिक्स में अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया, काइनेमैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है, इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है. क्योंकि यहां पे डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी आर है, तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस जो है उसका स्लोप जो है दैट इज डी बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशिएशन, तो दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इन यूएक्स कर्व. तो यूएक्स कर्व में जो आप इस कर्व का जो टेंजेंट ड्रा करते हैं उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है ये डी यू बाई डी आर, दैट इज द स्लोप मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन. तो स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन गिव्स यू कंजर्वेटिव फोर्स. तो मैंने वही यहां पे लिखा है, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर कि कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग, इट इज नेगेटिव टाइम्स, दैट इज नेगेटिव टाइम्स अब डी यू बाई डी एक्स जो है, डी यू बाई डी एक्स यूएक्स कर्व का स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मैंने लिखा है नेगेटिव टाइम्स इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इन यूएक्स कर्व. ये बिल्कुल आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा होता है और ये आपका इक्वेशन डेवलप हुआ. मतलब कंजर्वेटिव फोर्स निकालने का तरीका जो है फिजिक्स में वो ये है कि अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के टेंजेंट के स्लोप को अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट नथिंग, यू विल गेट अ थिंग दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स. तो मैंने लिखा एंड एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर. वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेगेटिव टाइम्स डी यू बाई डी आर. अब नेगेटिव एज इट इज है, डी यू बाई डी आर इज नथिंग, दैट इज द स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, उसके टेंजेंट का स्लोप जो है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू द कंजर्वेटिव फोर्स. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कर्व मैंने बना दिया, तो ये हो गया कंसेप्ट. आप देख लीजिए, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आप बोलने जा रहा हूं, देख लीजिए. मान लीजिए आपका यूएक्स कर्व है, तो यूएक्स कर्व ऐसा है, अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, देखिए आपने टेंजेंट जैसे ही ड्रा कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा होता है, स्लोप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी मगर थोड़ा सा आइडिया. तो इसका स्लोप आ गया, इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप इज नेगेटिव है ना. ऑब्ट्यूज एंगल जैसे बनाता है ना ये एक्स के साथ, तो जैसे ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ये चीजें मैं नहीं पढ़ा सकता बच्चों क्योंकि काइनेमैटिक्स में आपने पढ़ी है और ये वो स्टेज है एंट्रेंस का जहां पे ये चीजें पता होनी चाहिए. तो जैसे आपने ये स्लोप डाल दिया, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आया, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल आता है तो स्लोप इज नेगेटिव. अब ये स्लोप नेगेटिव है मगर पहले ही बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव मींस फोर्स इज पॉजिटिव. मतलब इस पॉइंट पे आपका फोर्स जो है वो पॉजिटिव है. देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फोर्स इज पॉजिटिव. कैसे आपने देखा, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालते हैं, नेगेटिव टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट इन यूएक्स कर्व. तो यूएक्स कर्व में आपने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, जैसे आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, उसने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, ये आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाया तो स्लोप नेगेटिव है. दिस इज अ रूल है ना, टू सी वेदर द स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो स्लोप जैसे नेगेटिव हो गया, अब जो ये स्लोप है ये नेगेटिव आ गया, इस पॉइंट पे ये स्लोप नेगेटिव हो गया. उस स्लोप जो नेगेटिव आया उसको पहले ही बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स होता है नेगेटिव टाइम स्लोप, स्लोप नेगेटिव आया, फिर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको फोर्स मिलेगा. तो अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट पे फोर्स क्या है तो पॉजिटिव. यहां पे देख लीजिए इस पॉइंट का जो बेस वाला पॉइंट है, जब आप इसको टेंजेंट ड्रा करेंगे तो स्लोप इज जीरो,
स्लोप इज जीरो मींस स्लोप इज जीरो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता, तो फोर्स यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे आपका फोर्स जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे फोर्स जीरो है। अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे, जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करिए, ये आ गया टेंजेंट, इसने एक्यूट एंगल बनाया, जब यहाँ एक्यूट एंगल बना तो स्लोप आया पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए, फोर्स नेगेटिव आया, मतलब इस पॉइंट पे आपका फोर्स जो है वो है नेगेटिव। ठीक है बच्चे, मैं आपको हर एक पॉइंट पे दिखा रहा हूं। तो जैसे इस पॉइंट पे अगर वो पूछे कल, आप टेंजेंट जैसे ड्रा करोगे, ऑब्ट्यूस एंगल आया, स्लोप नेगेटिव आया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे फोर्स पॉजिटिव, यहां पे फोर्स जीरो, यहां पे आप देखिए फोर्स जो है नेगेटिव, तो यहां पे जो है फोर्स जीरो। तो हर पॉइंट पे आप यूएक्स कर्व में देख सकते हैं कि कहां फोर्स जीरो है, कहां फोर्स पॉजिटिव है और कहां फोर्स नेगेटिव है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फर्दर डिस्कशंस एंड फर्दर जो आप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस सब के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है, जो अगर आपको समझ आए तो आप फिर वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब जब यूएक्स कर्व आप ड्रा करते हैं तो उस यूएक्स कर्व में जो टेंजेंट का जो स्लोप है, उस स्लोप को जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स देता है। अब फोर्स देता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपने यूएक्स कर्व में देखा कि आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, इसका स्लोप नेगेटिव आया, मगर स्लोप को नेगेटिव बाहर मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये फोर्स देगा पॉजिटिव, यहां पे स्लोप जीरो, फोर्स जीरो, यहां पे फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, इट इज जीरो एट दिस। अब ये सारे पॉइंट्स जिन पे फोर्स जीरो है, जैसे यहां पे फोर्स जीरो है, जैसे इस पॉइंट पे भी अगर आप टॉप पे देखेंगे फोर्स जीरो होगा क्योंकि स्लोप ही जीरो है, इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो है, इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो है। वो सारे पॉइंट्स यूएक्स कर्व में वो सारे पॉइंट्स जहां पे फोर्स जीरो आता है वो सारे पॉइंट्स होते हैं इक्विलिब्रियम के। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम इज ऑफ थ्री टाइप्स इन वर्क पावर एनर्जी, और इक्विलिब्रियम इज ऑफ थ्री टाइप्स इन फिजिक्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो वो बात की कहानी है, फिलहाल ये याद रखिए, जहां जहां फोर्स जीरो आता है यूएक्स कर्व में वो सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स होते हैं। जहां जहां यूएक्स कर्व में फोर्स जीरो आता है वो सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स होते हैं। आपके वर्क पावर एनर्जी या आपके फिजिक्स में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं जहां पे फोर्स जीरो आता है। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स का है, तो मैं आपको बोलूं कि इक्विलिब्रियम थ्री टाइप्स का है फिजिक्स में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर सर अगर ये भी इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम है, फोर्स जीरो है, यहां पे भी फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम है, यहां पे भी फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम है, तो इनमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है सर, अनस्टेबल कौन है, और फिर इसमें न्यूट्रल कौन है, वो बात की स्टोरी। मगर दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए वही मैंने डिस्कस किया, देखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, शॉर्टली हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ गए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर आप देखेंगे देखिए अगर आपका ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर है और आपने इस पे एक बॉल रखी है यहां पे, तो दिस अ बॉल हियर, तो हमने देखा है एक्चुअली ये कर्व का पार्ट मैंने लिया है, मैं अभी समझा दूंगा आपको। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो पॉइंट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो अनस्टेबल वाला इक्विलिब्रियम होता है, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है वो पॉइंट होता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर है यूएक्स कर्व में, इतना क्लियर है यूएक्स कर्व में, जहां जहां फोर्स जीरो है वो सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम वाले होते हैं। फिर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वो होता है स्टेबल, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वो होता है अनस्टेबल, और जहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है वो पॉइंट होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मुझे बोलिए यहां पे देखिए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सर आपको कैसे पता है? देखिए यू इस एक्सिस पे बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर आप देखेंगे ये मिनिमम वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां यू का ज्यादा वैल्यू होगा, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हो गया फिर से इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम है, और ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यूएक्स कर्व से आप देख सकते हैं कि कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जिन पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशंस होती है, और जिन पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस होती हैं। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फोर्स जीरो होता है, तो इन सब पॉइंट्स पे ये और ये सब पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम है।
फिर इक्विलिब्रियम के टाइप्स है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल के लिए क्राइटेरिया ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड इट्स क्लियर हियर द पोटेंशियल एनर्जी हियर इज मिनिमम, सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। द पोटेंशियल हियर इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी हियर इज मैक्सिमम अनस्टेबल, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। द पोटेंशियल एनर्जी हियर इज मैक्सिमम, द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। न्यूट्रल में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वो ग्राफ में मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये था आपका कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा। ये अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। और न्यूट्रल में आप देख लीजिए स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी हर जगह बराबर है, तो इस पोजीशन में जहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है उसको हम न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए इधर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से कंसेप्चुअल से लेके न्यूमेरिकल्स तक आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें बहुत मेहनत लगती है बच्चे, अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपके लिए कंसेप्चुअल क्या न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएगा। देखिए स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। देखिए अगर आपका जो ग्राफ है, अगर आपका यूएक्स करू का ग्राफ है, देखिए दिस इज अ यूएक्स करू, पहले आप यूएक्स करू के देख लीजिए, फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका यूएक्स करू है, अगर आपका यूएक्स करू है और उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, अगर आपके पास यूएक्स करू है और यूएक्स करू का मुंह जो है, जो उसका माउथ है, अगर वो ऊपर की तरफ खुलता है तो उसकी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आती है। जिस ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है उसकी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आती है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आती है तो उससे हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल जाता है। मैं आपको समझाऊं, जिस ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है उस ग्राफ का डबल डिफरेंशिएशन दैट इज डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है उसका पॉजिटिव आता है। जब वो पॉजिटिव आता है, सो दिस बिकम्स अ टूल फॉर यू पीपल टू कैलकुलेट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है, आप उसको दो बार डिफरेंशिएट करिए। अगर दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला जो इक्विलिब्रियम है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आपके आईआईटी से लेके नीट में पूछे जाते हैं कि आपको वो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है और फिर आपसे पूछता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द टूल फॉर दैट इज कि डबल डिफरेंशिएट दैट पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्प्लेसमेंट। जब आप उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं और अगर वो पॉजिटिव आता है, तो जैसे वो पॉजिटिव आता है इट कंफर्म्स दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जिस ग्राफ का, याद रखो मैथमेटिक्स में, जिस ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ होता है ना पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसलिए डबल डिफरेंशिएशन मान लो, याद रखने के लिए पॉजिटिव आता है। जिस ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, और चूंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, चूंकि आपको पता है ये शेप जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, तो इस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब इस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये एक चीज यहां से क्लियर हुआ कि डबल डिफरेंशिएशन के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है यूएक्स करू का, तो जैसे वो पॉजिटिव आता है दिस कंफर्म्स दैट पोजीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ग्राफ ऊपर की तरफ जब खुलता है तो आपको पता है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पहले मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहां मिनिमम होती है। डबल डिफरेंशिएशन ऐसे ग्राफ्स का पॉजिटिव आता है तो दिस बिकम्स अ टूल कि जब डबल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव आ जाएगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप देखिए जिस ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलता है, जैसे इस ग्राफ में ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसकी डबल डिफरेंशिएशन बच्चों याद रखो, इसकी डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा नेगेटिव आती है। तो मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर द टूल्स टू सी इन न्यूमेरिकल्स कि वेदर इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और अगर आप यहां देखेंगे यहां पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है तो जब कांस्टेंट रहता है तो इसका कोई है ही नहीं, इसका डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो ही आ जाएगा। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो आता है दैट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जिस ग्राफ का, याद रखो मैथमेटिक्स कहता है, जिस ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है उसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, मुंह ऊपर की तरफ खुला है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जिसका मुंह नीचे की तरफ खुलता है उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जिसका डबल डिफरेंशिएशन जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी देखो कांस्टेंट है थ्रू आउट, इट इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जो आपको जो मुझे लगता है समझ आ गया, एंड दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे या वो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे। फिर हो गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो, क्योंकि फोर्स भी है ना, पोटेंशियल एनर्जी से आप फोर्स निकालते, वो मैंने पीछे पढ़ा दिया। और फिर अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो ऐसा आता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाता है, सो देयर इज अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो विच इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो
वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो जिस पॉइंट पे वो कट करता है वो पॉइंट होता है फोर्स इक्वल 0 और वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे फोर्स 0 आ जाता है। जैसे फोर्स यहां पे 0 आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मतलब ग्राफ अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, एफएक्स करूं अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है, ये इस पॉइंट पे जो है ये अनस्टेबल वाला पॉइंट होता है, अनस्टेबल वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन। तो अगर ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर फोर्स थ्रूआउट 0 रहता है, अगर फोर्स ही 0 रहता है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो, मैं याद रखिए, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव में चला जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कट करता है ये ग्राफ को, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव वो अनस्टेबल। और ये जैसे आपने देखा अभी, मैं आपको ऐसे समझाऊं कैसे, देखिए अगर आप इसको टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ एक ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, स्लोप इज नेगेटिव, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए पॉजिटिव, मतलब यहां पे जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, यहां पे जो फोर्स है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स दिस। फिर आप यहां टेंजेंट ड्रा करिए तो यहां एक्यूट एंगल आएगा, जब एक्यूट एंगल आएगा तो ये जो है पॉजिटिव स्लोप है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए तो नेगेटिव फोर्स यहां की तरफ आता है। तो मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब अगर एफएक्स करो पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाता है तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर फोर्स आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है, इसका रिवर्स नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है, सो दैट इज अनस्टेबल। एंड अगर फोर्स थ्रूआउट 0 रहता है दैट इज स्टेबल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट करू से लेके आपको पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट करू जो है कहां स्टेबिलिटी, कहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इस पे मैं एक स्लाइड ऐड करके इसमें एक चीज आपको फिर से दिखाऊं सो दैट आपको फिर से जो है इसमें थोड़ा हेल्प हो जाए। दैट इज अगर आप दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाते हैं तो ये सारे पॉइंट जो है, जैसे ये कर्व जो है, ये जो कर्व है, तो यहां सर यहां पर आपका जो फोर्स है दैट इज 0, तो यहां पे सर आपका फोर्स 0 है, यहां पे भी आपका फोर्स जो है वो 0 है, यहां पे भी आपका फोर्स जो है वो 0 है, और यहां पे तो फोर्स 0 ही है। तो जब फोर्स यहां पे 0 है तो और ये पॉइंट जो है सर ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो है सर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मिनिमम इट इज अगेन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहां पे सर फोर्स कांस्टेंट रह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है। फोर्स इज 0 बट पोटेंशियल एनर्जी इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गए ग्राफ से कैसे आप पहचानोगे स्टेबल और अनस्टेबल। जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां स्टेबल, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां अनस्टेबल, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम स्टेबल और जहां पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। फोर्सेस हर जगह जिस जिस पॉइंट पे 0 आ जाता है ना, वो सारे इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स होते हैं, मगर फिर स्टेबल अनस्टेबल और ये निकालने का तरीका जो है वो मैंने आपको समझाया। इसी तरह अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो ऐसा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो ऐसा है आपका, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव को कट करता है तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाता है, दिस इज अनस्टेबल। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया अनस्टेबल, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो दिस इज स्टेबल। और फिर अगर ये लेके न्यूट्रल चला गया, ये कांस्टेंट रहा थ्रूआउट, है ना, सो फोर्स बिकम 0 हियर, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव से नेगेटिव फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम, और फिर अगर थ्रूआउट वो कांस्टेंट रहता है, फोर्स 0 रहता है, दैट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यही चीजें मैंने आपको इन ग्राफ्स में समझा दी। होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा, सो दैट यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। अब ये जो है ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, चाहे नीट हो या आपका आईआईटी जेईई हो, ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। गिवन पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, आपका पोटेंशियल एनर्जी देखिए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स नेचर। एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल के दो और फिर उसका नेचर, वो जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इसका सोल्यूशन जो है बिल्कुल वेरी प्योर, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी इज A by R square where A is constant plus it is B by R cube। तो अब आपको पहले इस पोटेंशियल एनर्जी से एक तो आपको फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन और फिर उसके बाद उसका नेचर भी निकालना है। तो मैंने आपको बोला ना, आप जो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए फोर्स क्या आना चाहिए 0। फॉर इक्विलिब्रियम टू गेट एस्टैब्लिश्ड फोर्स शुड बी 0। तो आपका फोर्स जो है वो 0 आना चाहिए, बट फोर्स इज माइनस du by dr।
फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी आर, सिंगल डिफरेंशिएशन जैसे इसको करेंगे यू को विद रेस्पेक्ट आर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएशन उसका इक्वेट करेंगे जीरो, तो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। तो व्हाट इज द टूल टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन? यू डिफरेंशिएट द पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सिंगल डिफरेंशिएशन, एंड इक्वेट इट टू जीरो। सर आप जीरो को कैसे क्यों इक्वेट कर रहे हो? क्योंकि आप मुझसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ रहे हो। जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो आपका फोर्स जीरो होता है। सो डिफरेंशिएट वंस विद दैट डिस्टेंस एंड इक्वेट इट टू जीरो, यू विल, जैसे आप इक्वेट इट टू जीरो तो आपको आर मिलेगा, वो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन देगा। और फिर एंड इट्स नेचर, फिर यू को और एक डिफरेंशिएट करो, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। अगर वो डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर वो नेगेटिव आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने अभी ग्राफ्स में आपको पीछे पढ़ा दिया। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल, और अगर जीरो आता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें यह है कि आपका जो है इसका डिफरेंशिएशन जो है कैसे करेंगे आप सर, तो मैं लिखूंगा यहां पे इट इज डी यू बाई डी आर। इसका जो डिफरेंशिएशन आपका है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन इज आवर फॉर्मूला, इट इज एन एक्स रेज्ड पावर एन माइनस वन। यह हम 11 के पहले दिनों में आपको पढ़ाते हैं। तो मुझे बोलिए आप ए उधर ही रखिए, सर ए उधर ही है, ए उधर ही है, तो आर ऊपर चला जाएगा, आर एज पर माइनस टू, तो आर एज पर माइनस टू की डिफरेंशिएशन माइनस टू नीचे आएगा, फिर बनेगा माइनस टू माइनस वन, हो गया माइनस थ्री। तो ये बनेगा आर जब ऊपर जाएगा तो माइनस टू बाहर आएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस टू ए, तो इट इज माइनस टू ए डिवाइडेड बाय, देखिए आर रेस पर माइनस टू माइनस वन हो गया माइनस थ्री, जब माइनस थ्री नीचे आएगा तो बनेगा आर रेस पावर थ्री। मतलब ऊपर एक पावर कम जाके है ना, माइनस टू सीधे ऊपर चला गया और फिर ये पावर बढ़ा के नीचे आया, प्लस तो प्लस है ही, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सीधे बी। अब देखिए आर एस पावर माइनस थ्री ऊपर जाएगा, माइनस थ्री ऊपर जाएगा, तो माइनस थ्री यहाँ आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सीधे माइनस लिख दूं। फिर आप डिफरेंशिएशन जो है आप जो है बच्चों, मैं पहले माइनस लिखता हूं, इट इज थ्री, थ्री नीचे आया, देन इट इज बी डिवाइडेड बाय माइनस थ्री माइनस वन, तो माइनस फोर, तो आर इज पावर फोर। ये चीजें आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। तो ये हो गया आपका दैट इज सिंगल डिफरेंशिएशन, एंड आई हैव टू इक्वेट इट टू जीरो, तो दैट इज जब मैं इसको इक्वेट टू जीरो करूं, माइनस टू ए आर क्यूब, देन इट इज माइनस थ्री बी आर इज पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे आपने ये जीरो किया तो आपका जो है इट्स माइनस टू ए, इट इज आर इज पावर थ्री इज इक्वल, इट इज थ्री बी आर रेज्ड पावर फोर। तो आप इसमें आर रेज्ड पावर थ्री, आर रेज्ड पावर थ्री कैंसल आउट, आर इधर जाएगा, एक आर इधर जाएगा, तो आर बचा हमें, तो यहाँ आ जाएगा आपका, जब आर यहाँ आएगा थ्री बी बाई टू ए विद अ नेगेटिव साइन। तो जैसे आर आ गया आपका, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया आपका। आप जो है आप इसको और एक बार डिफरेंशिएट करिए, और अगर जब इसको आप और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और अगर डबल डिफरेंशिएशन के बाद इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है और डबल डिफरेंशिएशन के बाद अगर इसका नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। होप आपको समझ आया होगा। द थिंग्स इन्वॉल्व्ड फॉर दैट जो है मैंने पहले ही कैलकुलेट की, कि मैंने आपको दिखा दिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, शेप जो ग्राफ का मुंह है वो ऊपर की तरफ खुलता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ग्राफ का शेप नीचे की तरफ खुलता है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। सो अगर पॉजिटिव डबल डिफरेंशिएशन के बाद आता है तो स्टेबल होता है, और नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल। सो डबल डिफरेंशिएशन उसमें करिए तो आपको फिर नेचर भी, पोजीशन मैंने निकाल के दे दी। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद है इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, तो ये हाँ ये तो इसको तो ये मान लीजिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एंट्रेंस में नीट में पूछा गया, पता नहीं इसमें क्या खास है, बट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, दैट काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ये रिलेशन कनेक्ट करते हैं। तो परसेंटेज चेंज के लिए अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज चेंज के लिए इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। क्योंकि ये अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आप फिर से लिख सकते हैं दैट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जगह फाइनल पोटेंशियल या मोमेंटम आ जाएगा आपको, माइनस क्योंकि स्क्वायर उस पे इनिशियल पोटेंशियल का स्क्वायर, पोटेंशियल नहीं बच्चों मोमेंटम, एंड देन इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर, देन इट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। नाउ
बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज ऐसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, तो क्योंकि अब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो जहां काइनेटिक एनर्जी वहां पी स्क्वायर आ जाता है और दिस बिकम्स द फॉर्मूला। अब देखिए इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100%, तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम जो है, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम पी लेता हूं, अब मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100%, तो फाइनल मोमेंटम होगा बराबर पी प्लस 100%, मतलब होता है 100 by 100 ऑफ पी, सो दिस एंड दिस विल गो, इट बिकम्स 2p, तो फाइनल मोमेंटम आ गया। अब देन द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि परसेंटेज चेंज आपका जो काइनेटिक एनर्जी में वो पूछ रहा है, दैट इज फाइनल पोटेंशियल, दैट फाइनल मोमेंटम स्क्वायर, फाइनल मोमेंटम स्क्वायर हो गया 2p का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर हो गया आपका p स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी द परसेंटेज चेंज। ये हो गया 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दैट इज 3p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये p स्क्वायर, तो दिस इज 300% will be the change in kinetic energy. So if momentum is increased by 100%, the percentage increase in momentum is 300%. Very important question, आप इसको फॉर्मूला को याद करके जाइए। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, ये है वो टूल जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपने तो स्टार्ट में ही वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था, पहले ही आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से ही स्टार्ट किया, तो वो मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट कंडीशंस वर्क डन की जब पूछी जाती है, दैट योर डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, योर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, योर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजिशन, देन यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम एज अ टूल टू कैलकुलेट वर्क डन। बट हियर इन दिस केस दैट वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये एक इतना बड़ा टूल है जिससे आप मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन से लेके ग्रेविटेशन से लेके वर्क पावर एनर्जी से लेके जहां जहां कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सारी फोर्सेस में आप इस टूल को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट। मतलब जब सारे हथियार जो है आपका साथ छोड़ दे तब फिर एक ही हथियार बचता है जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, जिससे आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल फिर कर सकते हो। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, तो समझने के लिए आपको पता होना चाहिए द स्टेटमेंट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल change in kinetic energy is work energy theorem. This is your work energy theorem. ये आपका work energy theorem है। work done by all forces in physics equal change in kinetic energy। अब सर work done by all forces कौन कौन सा है? तो work done में by all forces में आता है external agent, एजेंट जो मतलब मैंने इस मार्कर को उठाया, सो दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय एजेंट। उसके बाद ये कंजर्वेटिव फोर्स में, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन के केस में है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो यही होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में आप लिख सकते हैं डब्ल्यू एजेंट, एजेंट जो काम कर रहा है, हाथ से आप उठा रहे हो, हाथ से नीचे ले रहे हो। कंजर्वेटिव फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इनमें है तो कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में आपका फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक। तो मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को मैंने ब्रेक किया, एजेंट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब बट आपको पता है बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है दैट्स नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया और इस पे हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया। तो जैसे मैंने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को माइनस डेल यू से जो है रिप्लेस कर दिया, तो माइनस डेल यू इधर जाएगा, तो यहां बचा सिर्फ एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज व्हेन यू हैव रिप्लेस्ड दैट कंजर्वेटिव बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव आ गया, ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका मैकेनिकल एनर्जी जो ई होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर आपको किसी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी निकालना हो तो मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होता है सर? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसका आप चेंज लेंगे, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, तो वो होता है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे आप वही देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बदले आप डेल ई लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो अब आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में लाया, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद तो ये आ गया आपके पास एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसमें मैंने बोला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में एजेंट आता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट कंजर्वेटिव वर्क डन जो होता है वो होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ड्रॉप किया, नेगेटिव चेंज इधर आ गया पॉजिटिव, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया बाय एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव, एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव, चूंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी।
तो हम इसके बदले डेल ई लिख सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, देखिए मैंने लिखा है दैट मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसका चेंज निकालते हैं तो चेंज इन मैकेनिकल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया। अब मुझे बोलिए, अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखना है, देखो मैकेनिकल एनर्जी आ गया आपके पास, अब इसको आपका कंजर्वेशन देखना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है मतलब अगर आपके सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होता, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होता, डेल ई जीरो, वो कब नहीं होगा? देखिए मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होता, इसका मतलब ना वहां एजेंट है ना वहां कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम का तब कंजर्व रहता है जब डेल ई जीरो हो जाए, मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए। अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गया उस सिस्टम में तो हम कहेंगे दैट देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज है बराबर वर्क डन बाय एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो ये कब जीरो होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कब जीरो होगा? जब एजेंट भी एब्सेंट होगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो होगा। मतलब फॉर दिस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन फिजिक्स देयर शुड बी नो एजेंट एंड देयर शुड बी नो कंजर्वेटिव फोर्स। तो दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स दैट फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यू शुड हैव टू थिंग्स, दैट देयर शुड बी नो एक्सटर्नल एजेंट, वहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होना चाहिए जब एक्सटर्नल एजेंट भी खत्म हो गया, एंड देयर शुड बी नो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये दो फोर्सेज नहीं है, ये दो वर्क डन नहीं है, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बिकम फाइनल। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के बराबर है। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आपका मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन करना है न्यूमेरिकल्स में, ये एक ऐसा टूल है, अगर आपको समझ आए ना तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल उड़ा सकते हो। फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन फिजिक्स देन देयर शुड बी वर्क डन बाय एजेंट मतलब जीरो एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो। मतलब अगर ये दो चीजें किसी न्यूमेरिकल में किसी सिस्टम में एब्सेंट है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड है। और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप फिर न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो फॉर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एक्सटर्नल एजेंट शुड बी एब्सेंट एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी एब्सेंट। सर कंजर्वेटिव हो सकता है, हाँ, इफ कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड इफ external agent is absent, non-conservative forces are absent, or if mechanical forces are if conservative forces are present। अगर conservative forces present है mechanical energy conservation valid है, और अगर आपका एजेंट एब्सेंट है, एक्सटर्नल एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, तब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। मैं आपको न्यूमेरिकल लगा के दिखाता हूं। देखिए आप, ये आपका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी रिलीज किया गया फ्रॉम पोजीशन ए विच इज एट हाइट h, फ्रॉम पोजीशन ए विच इज एट हाइट h। तो देखिए पोजीशन ए विच इज एट हाइट h रिलीज किया गया, फिर ये यहां गया, फिर यहां आया और फिर पोजीशन बी पे पहुंच गया, मास m और पोजीशन बी पे स्पीड v है और शायद ये विजिबल नहीं है। दिस हाइट इज गिवन हियर h/2। हमसे पूछा गया एज शोन इन द डायग्राम ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट मूव्स ओवर स्मूथ सरफेस, सो इट इज गिवन। तो देखिए जैसे उसने स्मूथ कहा तो उसने आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स खत्म कर दिया, फ्रिक्शन खत्म। स्मूथ जैसे उसने यूज किया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ओवर, फ्रिक्शन इज ओवर। एंड एज शोन इन द डायग्राम ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, जैसे उसने रिलीज्ड बोल दिया, रिलीज्ड मतलब एजेंसी खत्म। देखो मैंने इस मार्कर को रिलीज कर दिया तो एजेंट खत्म, एजेंट खत्म, उसने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, ये खुद नीचे आई, तो सिर्फ मैंने रिलीज कर दिया तो एजेंट भी उड़ा दिया मैंने और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी उड़ा दिया क्योंकि मैंने स्मूथ यूज किया। तो दो चीजें खत्म, मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड हियर क्योंकि एंड एज शोन इन द डायग्राम ऑब्जेक्ट इज रिलीज, रिलीज का मतलब एजेंट खत्म और उसके बाद मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और स्मूथ सरफेस, जैसे उसने स्मूथ कर दिया तो इसमें W एजेंट भी जीरो और इसमें W नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो। तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अब आपको पता है दैट इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल फाइनल, सो फाइंड द वेलोसिटी एट B। अब कैसे करोगे आप, देख लो, एक स्टेप का खेल है। देखिए सर कैसे करेंगे, सर इसमें E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल फाइनल। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखिए बॉडी इज रिलीज्ड तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप देखेंगे दैट इज mgh, m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट इज h। फाइनल
काइनेटिक एनर्जी, यहां पे कुछ स्पीड है, ये इस पाथ से आया उसका कोई मतलब नहीं है, स्मूथ है, इतना काफी है, तो यहां पे कुछ है, तो इट इज हाफ ऑफ m, देन इट इज v स्क्वायर, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखेंगे इसकी हाइट ग्राउंड से है तो इट इज mgh/2। देखिए एक स्टेप में आपने क्वेश्चन को उड़ा दिया, आपने इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया। सर किस बिना पे आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया? एक ही वजह उसके पीछे है कि इसमें एजेंट भी एब्सेंट है और नॉन कंजर्वेटिव भी एब्सेंट है। देखो m और m उड़ जाएगा हर साइड से, gh उधर रखो या gh इधर लाते हैं हम, तो ये बनता है यहां पे gh, उस gh को इधर लाओ, इट इज -gh/2 इधर आ गया, तो यहां gh/2, यहां बचा आपका v²/2, 2 इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया gh/2 इज इक्वल टू v²/2, 2 कैंसल, v इज इक्वल टू रूट ऑफ gh शुड बी द आंसर, v इज इक्वल टू रूट ऑफ gh, v इज इक्वल टू रूट ऑफ gh। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया। Now question number 13, find the distance traveled on the horizontal part before the body comes to rest। देखिए इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट पे फ्रिक्शन है और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन से लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो इसमें आप सीधे यूज करिए वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे आ रहा है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा दैट्स mgh है ना, mgh ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे आ रहा तो mgh, एंड देन यहां से फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी आगे है, बॉडी आगे जा रहा है, देखिए बॉडी आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ होगी टेंजेंशियली, दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, तो दैट विल बी नेगेटिव वर्क, तो अगर वो नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा माइनस। अब फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क क्या होता है? दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट्स x, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए इनिशियली भी बॉडी रेस्ट पे, इनिशियली भी जो बॉडी है दैट्स एट रेस्ट, फाइनली भी जो बॉडी आ रही है वो रेस्ट पे, क्योंकि रेस्ट होके ही आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो इनिशियली भी काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली भी 0। तो अब आप वैल्यू ड्रॉप करिए, m आपका 2 है, g आपका 10 है, h आप 2 मीटर नीचे आए हैं, माइनस fr, फ्रिक्शनल फोर्स था म्यू mg है ना, म्यू, तो मैं लिखूं इट इज 0.8 m म्यू mg, m आपका है 2, g आपका 10 है, मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल 0, तो ये हो गया आपका 4, इट इज 40, देन इट इज ये हो गया आपका 8 टू द 16 माइनस 16x इज इक्वल टू 0, तो आपका 16x जो है दैट इज 40, तो x इज इक्वल टू 40 बाई 16 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें आपने क्या किया, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। सर क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी है, तो जब फ्रिक्शनल फोर्स भी इन्वॉल्व हो, नॉन कंजर्वेटिव भी हो, तो आप सीधे डायरेक्ट टूल यूज करिए, दैट्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क था mgh, क्योंकि इन फेवर ही आप मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल पार्ट पे आगे जा रहा था तो फ्रिक्शनल वर्क हो रहा था, इसमें फ्रिक्शनल वर्क कोई भी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। नेगेटिव साइन क्यों लिया आपने? क्योंकि वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, रिटार्ड करने की कोशिश इज इक्वल इनिशियली भी रेस्ट पे, फाइनली भी रेस्ट पे, तो चेंज 0, फिर आपने सॉल्व किया एंड इट्स वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, question number next is as shown in the diagram 1/3 part of the chain is hanging below table, calculate work done in bringing hanging part on table। पता नहीं ये क्वेश्चन हर बार एंट्रेंस में क्यों पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 1/3 part of the chain is hanging below the table, मतलब ये जो है it is 1/3 part, 1/3 of length, मतलब if the total length, तो अगर मैं टोटल लेंथ जो है, अगर हम टोटल लेंथ चेन की L लेते हैं तो हैंगिंग वाला पार्ट जो है, हैंगिंग वाला पार्ट जो है उसकी लेंथ है L/3, वही होता है, दैट इज 1/3 ऑफ लेंथ। सो इफ एज शोन इन द डायग्राम 1/3 पार्ट ऑफ द चेन इज हैंगिंग बिलो द टेबल, 1/3 पार्ट ऑफ द चेन जो है वो हैंगिंग बिलो द टेबल है, तो इट इज हैंगिंग लाइक दिस। तो इफ द टोटल लेंथ ऑफ द दिस चेन इज L, तो 1/3 L/3 जो है वो टेबल से हैंगिंग है। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल, मतलब आपको इस पे कितना काम करना पड़ेगा कि जो हैंगिंग पार्ट है वो टेबल पे वापस आ जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपके नीट में पूछा जाता है। देखो इसको करने का तरीका ये है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बनाइए। देखिए अगर ये आपका टेबल है तो ये मैं रेफरेंस लेता हूं, इफ दिस इज माय रेफरेंस, सो दिस इज माय रेफरेंस, मैं इसको अगर रेफरेंस मान के चलता हूं तो इस पे हम जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। तो रेफरेंस के ऊपर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप ये रेफरेंस मानते हैं, इफ दिस इज योर रेफरेंस, तो रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0
पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के नीचे नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ही कैलकुलेट किया जाता है। तो रेफरेंस पे हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेफरेंस के ऊपर हो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे हो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो इस केस में मैं टेबल को ही रेफरेंस मान के चलता हूं, मतलब अगर मैंने पूरा चेन यहां पे लाया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगर चेन नीचे है तो नेगेटिव, अगर चेन को ऊपर लिया तो पॉजिटिव है। तो अब मुझे बोलिए आप देखिए, अगर आपको देखना है कि हैंगिंग पार्ट जो है चेन का मैं यहां पे बनाऊं, तो हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन आई विल मेक इट विद अ डिफरेंट कलर एंड दैट कलर जो है वो मैं येलो बनाता हूं। ये है आपका चेन, दिस इज योर चेन एंड इस चेन का एक खेल ये है कि L/3 पार्ट इज हैंगिंग, तो दिस इज द L/3 पार्ट विच इज हैंगिंग। तो चेन का L/3 पार्ट हैंगिंग है, तो आप रेफरेंस से देखिए पहले नीचे कितना है, रेफरेंस से नीचे कितना है L/3 पार्ट, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, हम सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, या हम सेंटर ऑफ मास का जो है रेफरेंस से नीचे देखते हैं। तो अगर L/3 टोटल हैंगिंग है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो L/6 पे होगा, इसके हाफ पे होगा, क्योंकि इट्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर टोटल मास m है, तो अगर टोटल लेंथ l है, तो अगर L/3 हैंगिंग है तो रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास है वो L/6 पे है, क्योंकि L/3 का हाफ L/6 पे। अब ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो हमारा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, क्योंकि वो रेफरेंस के नीचे है तो माइनस होगा। अब हैंगिंग पार्ट है L/3, उसका मास भी होगा m/3, तो मास इज m/3, then g and h is the height of the center of mass, not the hanging length, that is L/6। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आपका है that is minus mgl/18। सो दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने टेबल पे लाया, ऑन टेबल जब लाया, आपने पूरा खींच के आपने टेबल पे लाया, तो आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। आपने खींच के, क्योंकि आपने रेफरेंस पे ही लाया, दैट इज जीरो। तो वर्क डन होता है बराबर दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपने रेफरेंस पे लाया जीरो, माइनस आपका इनिशियल है माइनस mgl/18, तो आपका वर्क डन आएगा mgl/18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मतलब जब भी पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए ना, तो उसको आप रेफरेंस के हिसाब से बनाइए, रेफरेंस पे जीरो, रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे नेगेटिव। मैंने टेबल को ये रेफरेंस मान लिया, जैसे रेफरेंस पे आ गया ये, तो रेफरेंस से नीचे वाला पार्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। अब मास कितना है, m/3 हैंगिंग है, L/3 हैंगिंग है, तो उसका मास m/3 g you know। अब लेंथ इज नॉट L/3, सेंटर ऑफ मास की लेंथ ली जाती है रेफरेंस से, तो L/6 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने पूरी चेन को टेबल पे लाया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे जब पूरी चेन आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। वर्क डन होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इनिशियल क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज जीरो, माइनस माइनस इसका वैल्यू तो आ गया mgl/18। सो आंसर शुड बी mgl/18। नाउ देखिए, अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, तो आपको वेलोसिटी दे दिया गया है, दैट इज 5i कैप माइनस 3j कैप, सॉरी, सो इट इज 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस इट इज 6k कैप, 6k कैप, ठीक है। समथिंग इज going wrong here, wait, हाँ देख लीजिए आप, I will use a different color, that is initial velocity, the velocity of the body, initial नहीं, velocity is given, a particle moves with the velocity of this under the influence of a constant force this, the instantaneous power applied to the particle is। तो ये फाइनल टॉपिक है इसका पावर, और आपको पता होना चाहिए आपका जो पावर होता है, आपका जो पावर होता है, जस्ट वेट, देखिए आपका जो पावर होता है ना, दैट पावर ऑफ योर्स स्केलर थिंग, सो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा होता है, क्योंकि आपको पता है पावर होता है बराबर dw/dt, फिर dw होता है एफ डॉट एस, s/dt इज वेलोसिटी, सो पावर इज dw/dt, और इट कैन बी मॉडिफाइड लाइक दिस। क्योंकि जब कंस्टेंट फोर्स होता है तो आप पावर ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको पावर निकालना है इस क्वेश्चन में, फोर्स आपको दिया है दैट्स 10i कैप, 10i कैप प्लस 10j कैप, देन इट्स प्लस 20k कैप। इसका डॉट हमें करना है वेलोसिटी के साथ, दैट इज 5i कैप माइनस 3j कैप एंड देन प्लस 6k कैप। सो जस्ट डॉट करिए, पावर आ जाएगा, it is 10 5 is 50 plus minus minus 30 plus 6 2 is 18, तो दिस, तो ये हो गया
इसके साथ ऐड, ये हो गया 230 माइनस 30, पावर इज इक्वल 200 जूल पर सेकेंड. So should be the power 200 joule per second. This is the power. So power can be directly calculated by power. You know it is rate of change of work, है ना, rate of doing work. Rate of doing work जो है, या rate of change of kinetic energy भी लिख सकते हैं आप. And then work में जब F dot S आप ड्रॉप करेंगे तो S by T होता है velocity, तो F dot V आ जाएगा. फोर्स भी दिया था, constant force and velocity. आपने इनका डॉट करके जो पावर है that's 200 joule per second. So this is the last question. Hope आपको ये समझ आया होगा. Thank you for the session.